सबसे पहले तो आपका वॉक्सी टॉक्सी हिंदी के मंच पे बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्या आप पूर्वांचल से लखनऊ जुड़ रही है और अपना समय दे रही है ऐसी परिस्थितियों में, जब पूरा देश लगभग लोगों से काफी दूर हो चुका है, व्यक्तिगत तौर पे मिलना मिलाना सब बंद हो चुका है। तो आज ये वर्चुअली माध्यम हमारे लिए बड़ा सशक्त साधन साबित हो चुके हैं कि वास्तव में जो कहा जाता है कि आपदा अवसर की जननी होती है, तो शायद वो इन्हीं दिनों के लिए थी। तो हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमको इस पोर्टल पे बुलाएं। जैसा कि आपने शुरुआत पे बोला था कि आपको इस पोर्टल से जुड़ना है, तो मैं थोड़ा हिचक रही थी कि शायद जो चीजें आपको चाहिए या फिर आप जिस बारे में बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, उस चीज के लिए सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपने मुझे कंफर्टेबल खुद ही किया और शुक्रिया इस पोर्टल पे मुझे बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने अपना समय दिया। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का कहना चाहूंगा ये कि तेजस्विता का परिचय ये है कि तेजस्विता भावी पत्रकार है और आपकी गांव कनेक्शन में अभी एक हाल ही में एक स्टोरी पब्लिश हुई है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम भी होगा कि गांव कनेक्शन ग्रामीण पत्रकारिता के लेवल पे जो ग्रामीण मुद्दे होते हैं वो इशू बड़ी बेहतर ढंग से उठाता है। तो तेजस्विता ग्रामीण स्तर पे काम कर रही है और जब कोई पत्रकार गांवों पे काम करता है तो यकीनन तौर पे बड़ी खुशी होती है। तो तेजस्विता, आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आप गांवों पे काम कर रही हैं। जी धन्यवाद। वैसे शुरुआत हमेशा बोलते हैं कि अपने घर से ही की जाती है, तो मेरा खुद का घर गांव में है, इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत यहीं से करते हैं, पहले अपने घर को सही कर लेते हैं। तो चूंकि हमने आपसे कहा था कि कोई बड़ी बातचीत नहीं करना है और आप भी जिस हिसाब से पत्रकारिता के पेशे में कदम रख रही है, तो मैं भी अभी एक वरिष्ठ तो क्या, अभी मैं भी शुरुआती है, लेकिन हम लोग एक बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो तेजस्विता, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आप भी पत्रकारिता की छात्रा हैं और मैं भी अभी मास्टर्स में छात्र के बतौर हूँ। तो इन दिनों जो पत्रकारों का एक मूल दायित्व होना चाहिए था कि हाँ, एक आपदा का समय हो और हमें बेहतर ढंग से अपनी कलम उठानी चाहिए थी, अपनी कूची साधनी चाहिए थी कि जो आम जनमानस के सवाल हैं हम उनको समाज के बीच रख सकें और अपना कर्तव्य निभा सकें। तो आपको क्या लगता है कि आप भी इस पेशे में दाखिल हुई हैं इस वक्त, तो क्या जो मौजूदा सवाल हम लोग के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं वो सही है और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? आयुष, आजकल का जो समय है ना पत्रकारिता का, वो बहुत ही नीचे गिर गया है। मैं खुद इस पेशे में हूँ, इसलिए मुझे भी शर्म आती है जब लोग ये सामने से बोलते हैं कि पत्रकारिता में अब सूचनाएं बहुत ही कम दी जाती हैं, हवा ज्यादा बनाया जाता है चीजों का। तो हमें खुद शर्म आती है क्योंकि हम खुद इस पेशे में हैं। आजकल लोग भी श्रोता नहीं है, वो या तो किसी के फैन हैं या तो किसी को आइडियोलाइज करके सुनते हैं। अगर हम पहले के समय में टीवी चैनल्स खोलते थे तो हम एक सूचना जानने के आधार के लिए खोलते थे कि हमें कोई सूचना जाननी है। अब हम टीवी चैनल्स को ओपन करते हैं तो हमारा ये रहता है कि हाँ, इस चैनल पे लगाओ क्योंकि ये जो बोल रहा होगा पक्का सही ही होगा, 100%। ये जो सवाल उठाएगा वो भी सही होगा और उनके जवाब जो देगा वो लागू भी किए जा सकते हैं। जो खुद जनता का एक क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो खत्म होता जा रहा है। लोग निर्भर होते जा रहे हैं, खुद सोचना बिल्कुल नहीं चाहते कि हाँ, हम भी एक अपना रैशनल थिंकिंग रखे, क्रिटिकल थिंकिंग रखे। कोई सूचना जब हमें मिलती है तो हम खुद देखे उसे और भी जगहों से कि क्या वो सूचना सही है, क्या जिसे हम आइडियोलाइज कर रहे हैं या फिर हम खुद को उस इंसान का, उस पत्रकार का फैन बोलते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो पत्रकार या वो फिर टीवी चैनल पे जो भी एंकर है वो सही ही हो। तो लोगों को भी क्रिटिकल थिंकिंग अपनी बनानी पड़ेगी। उन्हें न्यूज को एक न्यूज के जरिए से देखना शुरू करना होगा, ना कि सिर्फ होता है ना कि अब एक इंफोटेनमेंट चलने का दौर है कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोग, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, जरूरी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अब बस एंटरटेनमेंट का ही रूप लेता जा रहा है, इंफॉर्मेशन खत्म होती जा रही है, येलो जर्नलिज्म ऊपर चढ़ती जा रही है। जी, आपने पीठ पत्रकारिता की बात की, एक जो थ्योरी हम लोग को हमेशा से पढ़ाई जाती रही है और
यकीनन तौर पे इसको बेहतर ढंग से कैच करना भी चाहिए। अच्छा, हम लोग पत्रकारिता के पेशे में हैं, तो मूल्यांकन करना हमारा पहला धर्म हो जाता है कि हमें हर एक चीज को कसौटी पे खर के देखें कि वो कितना खरी है। तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगा, मौजूदा दौर में जो ये विपरीत परिस्थितियां हैं, आज पूरा देश कह ले या यूं कह ले पूरा विश्व एक बड़ी पैंडेमिक से ग्रसित है, और आज मानव ने शायद जितने साधन संसाधन आविष्कृत किए थे उसके वो सारे आविष्कार कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो गए। तो कहीं ना कहीं सरकारों के दायित्व के प्रति आप क्या सोचते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अपना काम ईमानदारी से किया होता या हमने उनसे करवाने का प्रयास किया होता तो आज जैसी चुनौतियां हमारे सामने वैसी हो सकती थी? जैसा आपने अभी खुद बोला कि सरकार ने क्या खामियां की, और फिर दूसरा ही आपका सवाल था कि हम भी शायद उनसे करवा सकते थे। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर वोट दे देते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं, लेकिन बाद में उनसे सवाल करना भूल जाते हैं। उनसे सवाल ही नहीं आज के समय में। अब जब एक साथ इतनी सारी आपदा आ रही है तो लोगों को समझ आ रहा है कि हमने तो सवाल किया ही नहीं। आज एक साथ 20 सवाल आप कर रहे हैं, अगर वही सवाल हर बार आप करते, हर समय आप करते कि ये गलती क्यों हुई, ये खामियां क्यों हो रही हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है, हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है, या फिर किसी भी छोटी छोटी चीज को आप अपने अपने मुद्दों को उठाते, अपने आपका जो एमएलए है उसके सामने बोलते, अपने विधायक के सामने बोलते, तो आज जिन चीजों से आप ग्रसित हो रहे हैं, जो चीजें लोगों की जान ले रही है, आपके क्षेत्र में लोग मर रहे हैं, वो शायद ना होता। अभी हाल ही में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा है कि हमारे एक बड़े भाई हैं प्रणव द्विवेदी, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल, शायद आप भी उसमें जुड़े थे। जी 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 जी। हाँ, तो वो मुहिम उनकी बहुत लगभग एक अच्छा मुकाम पा गई है, उन परमिशन भी मिल चुका है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज के युवा लोग सामने आ रहे हैं, अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही चीजें बहुत पहले से होती, ये एक एक क्षेत्र की बात है। यही चीज, यही जागरूकता अगर हर क्षेत्र में होती आयुष, तो शायद हर जगह एक बेहतरी होती। और सरकार तो पूरी तरीके से हम देख ही रहे हैं कि बहुत ही नाकाम हो चुकी है। मैंने एक रिसेंटली पोस्ट किया था जहां पे गोरखपुर शमशान घाट पे लाशें जलाई जाती हैं, तो वो सामने से दिखती हैं पुल के ऊपर से, तो वहां पे पुल को ढक दिया गया है। तो हमने लखनऊ वो में भी पोस्ट ऐसा किया था। किस्सा आम हो चुका है, लखनऊ में भी शमशान के बाहर नीली चादरें लगा दी थी, तो वहां तो कम से कम पोस्टर ही लगाए। तो किसी ने बोला इस बात को लेके, हमें ये गलत लगा कि हमें ऐसा लगता है कि आप सरकार अपने निकम्मेपन को छुपा रही है कि लोगों को पता ना चले। हालांकि आंकड़े छुपने से छुपेंगे नहीं, क्योंकि अब तो हर घर में ही केसेस देखने को मिल ही जा रहे हैं, हर दूसरे घर में मौतें देखने को मिल जा रही है, तो ये छुपने से छुपता नहीं है। लेकिन जो एक सामने मानसिकता आई ना कि वो बोल रहे हैं कि सरकार क्यों ना करे, क्योंकि पहले से ही शहर में इतना दहशत फैला हुआ है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि इतनी लाशें जल रही हैं तो वो और डर जा रहे हैं। सरकार के निकम्मेपन को छुपाना, अगर पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना है, तो फिर तो ये देश कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज ये रही कि हमारा खुद का एक दायित्व है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं आयुष, जापान का, तो 1918 में वहां पे स्पेनिश फ्लू आया था और उसमें बहुत लोग मरे थे, लाखों लोग मरे थे। तब से वो लोग उसी समय से मास्क लगाना शुरू कर दिया, और मास्क लगाना अपना एक कल्चर बना लिए, अपनी अच्छी आदतों में शुमार कर लिया। और यही कारण है कि कोरोना वायरस वहां पे उतना हद तक अपना पकड़ नहीं जमा पाया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला लहर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि लोगों ने मास्क हटाना शुरू कर दिया, बोले कि अब तो ये कोरोना वायरस है ही नहीं। तो दूसरा कोरोना वायरस, जब दूसरा म्यूटेशन आया तो लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो सरकार की खामियां तो है ही, लेकिन हमने भी खुद को बचाने के लिए कई लापरवाहियां की हैं। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने भी पढ़ा होगा और बेहतर ढंग से समझा भी होगा कि अभी आपने भी इस दौर में देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम लोगों ने शुरू की, जो एक बहुत अच्छी पहल के तौर पे जानी जा सकती, कि हम लोगों ने एक दूसरे की, जब सरकारें अपना दायित्व भूल चुकी थी,
तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हम एक दूसरे की व्यक्तिगत तौर पे मदद करेंगे, और यकीनन तौर पे हर एक उस बंदे ने की कि जिसका जहां जिससे जो संबंध बन पा रहा था, तो उसने भले खुद के अपने व्यक्तिगत घर के लिए ना कहा हो, लेकिन दूसरे के लिए उसने उससे कहा कि भाई साहब ये हमारे जानने वाले हैं, आप इनकी मदद कीजिए। तो इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है सिटीजन जर्नलिज्म का, नागरिक पत्रकारिता, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से बखूबी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट मोनोपॉली हो रही है इसके ऊपर, जैसे कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो इस तरीके की अफवाहें फैलाएंगे उनके ऊपर एनएसए में मुकदमा लिखा जाएगा, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। तो आप जब नागरिक अपना एक अच्छे ढंग से कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इन सब सरकारी कदमों को कैसे देखते हैं? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम बोलते हैं कि लोगों शहर में हमें पॉजिटिविटी को फैलाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सरकार के निकम्मेपन को छुपाना है। अगर ये, हाँ, और मैं कहूंगी कि लोग बोलते हैं कि बुरे वक्त में ही अच्छे लोगों का पता चलता है, तो ये बुरा वक्त है। और इस समय कई संस्था आई है सामने, कई संस्था सामने आए, कई लोग सामने आए जो लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्तर पे कर रहे हैं। लेकिन कुछ सरकारें हैं, अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल लिया, लेकिन अभी कई समय से खबर चल रही थी पप्पू यादव के बारे में। हाँ बिल्कुल, कि उन्होंने बात है जी, कि पप्पू यादव की उन्होंने एम्बुलेंस का भांडा फोड़ दिया। तो पहले तो वो कोविड के कोरोना वायरस के जो भी नियम कानून लागू किए गए थे उससे बचने के लिए, उसके उल्लंघन के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 9 घंटे उन्हें वो बैठा के रखे, फिर एक तेजी से मुहिम चला के रिलीज किया जाए पप्पू यादव को। जनता का समर्थन देखते हुए या जैसे भी बेल पे वो छूट गया। अब अचानक से सरकार को होश आया कि अरे 32 साल पहले का भी तो उनका एक केस है, उसमें भी उनको लपेटे में लिया जा सकता है, तो उन्होंने वो फाइल खोल दी। तो ये ना कि एक राजनीतिक अपने रंजिश के लिए या फिर उनकी एक गद्दी बनी रहे, सरकारें अपने जनता को दबा रही हैं, उन्हें मार रही हैं। और जनता को भी अब अपना आंख खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो देख रही हैं कि अरे ये सरकार तो हमारा नुकसान कर रही है, वो अपने फायदे के लिए उनकी गद्दी डगमगाए ना, इसलिए हमारे घर से या हमारे पड़ोसी से इतनी लाशें उठ रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का आंख नहीं खुल रहा है। अगर ये चीज बनी रहती है तो फिर इन फ्यूचर उन्हें फिर कोई हक ही नहीं बनता आयुष कि वो फिर से कोई सवाल खड़ा करे अपने मुख्यमंत्री या अपने किसी भी विधायक पे कि हमारे क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है, अगर वो आज अपनी आंखें नहीं खोलते हैं तो। जी तेजस्ता, आप पूर्वांचल से ताल्लुक रखती हैं जहां तक मैं जान पा रहा हूँ। तो चूंकि इस समय मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में मैं अधिकतर रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ, तो पंचायत चुनाव का ये असर रहा कि कोविड का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक चरम सीमा तक हो चुका है। आज गांव में भले ही जांचें उस स्तर पे ना हो पा रही हो, लेकिन ये देखने में जरूर आ रहा है कि एक भारी तादाद में मौतें गाँव में, और जितने लक्षण कोविड के थे उतने ही उन सब लोगों में भी देखे जा रहे हैं। तो क्या आपकी तरफ जो कि खैर लखनऊ या फिर इसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ ऐसा देखने में आ रहा, भले वो सरकारी फाइलों में, तो क्या आपकी तरफ भी ऐसा कुछ है? अगर है तो इसको रोकने के लिए शासन की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? दूसरे, ये जो दूसरा कोरोना का म्यूटेशन है ना, इसका यही नुकसान हुआ कि पहली लहर में तो ये शहरों तक ही सीमित था, गांव में इसका असर देखने को नहीं मिला था, पर दूसरा म्यूटेशन गांव में भी बहुत तेजी से फैला है। और इसका यही कारण है कि शहरों को समय पे बांधा नहीं गया था। अब ये पंचायत चुनाव की आपने बात कही ना, तो रिसेंटली एक वेबसाइट ने रिलीज किया है रिपोर्ट कि जो टीचर्स पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी, बहुत वो बीमार भी थे, उन्होंने कई अपने चीजें करवाई, रिपोर्ट्स करवाए, नॉर्मल निकले, लेकिन जब पंचायत चुनाव से वो रिटर्न हुए उसके वजह से उनकी डेथ हो गई। अब गांव में एक बहुत ही भ्रामक चीज है कि लोग जल्दी चीजों पे विश्वास नहीं करते या लोग डर जाते हैं जल्दी, और इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। हमारे खुद के गांव में बहुत सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन मौतें तो हो रही हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि मौतें हो क्यों रही हैं, क्योंकि ना उन्होंने खुद का कभी टेस्ट करवाया और ना ही वो टेस्ट करवाना चाहते हैं। मौतें हो रही हैं लेकिन मौत का कारण नहीं पता है लोगों को, क्योंकि उन्हें खांसी बुखार थोड़ा भी होता है तो उनका ये है कि हाँ औषधि है,
कोई भी आयुर्वेदिक चीज, कोई भी दवाई हम अपने मन से ले लेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं समझते कि जो भी उनकी औषधियां हैं वो उनका खांसी बुखार ये सब ठीक कर सकती हैं, पर उनका अंदर जो कोरोना वायरस अगर बैठा हुआ है तो उसको खत्म नहीं कर सकती, उसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये हो रही है कि अब उन्हें सही करने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो चली है वो उसे भी नहीं ले रहे हैं। गांव में बहुत ज्यादा स्तर पे ना जागरूकता की जरूरत है। यहाँ शहरों में भीड़ें लगी हुई हैं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के पास भीड़ लगी हुई है कि हमें वैक्सीनेशन मिल जाए। लेकिन गांव में ये हालत है कि स्टाफ है, वैक्सीनेशन है, पर लोग नहीं है। लोग डर रहे हैं कि अरे मुझे बुखार हो जा रहा है, या फिर उसके कई साइड इफेक्ट की वजह से मुझे कुछ मेरे अंदर कुछ कमी ना आ जाए, या फिर मैं बीमार ना पड़ जाऊं। तो लोगों के अंदर गांव में जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से मौतें तो हो रही हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता चल रही है, या फिर उनके घर वालों को भी नहीं एक हद तक पता चल पा रहा है कि ये कोरोना वायरस की वजह से शायद हो सकता है। तेजस्विता, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि आप भारत के या फिर उत्तर प्रदेश के उस हिस्से की तरफ से आती है जो राजनीति में भी एक बड़ी अहम भूमिका अदा करता है, पूर्वांचल। और वहां पर बाहुबल और ये सब तो खैर हमेशा से जाना जाता ही रहा, लेकिन इस समय मौजूदा जो परिस्थितियां हैं तो पूर्वांचल एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। मुख्यमंत्री जी भी वहीं से आ रहे हैं, गोरखपुर उनका क्षेत्र है। तो क्या परंपरागत स्वास्थ्य ढांचा वहां पर एक वास्तविक तौर पे जहां से एक मुख्यमंत्री आता है और उसको चाहिए कि अपने क्षेत्र में वो स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करे, अच्छा करे, तो आपको लगता है कि इन 4 सालों में पूर्वांचल वो कर पाया है, मुकाम हासिल कर पाया है, या फिर प्रयासरत है, ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? एज अ जर्नलिस्ट या फिर पत्रकारिता की छात्रा होने के नाते मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। पूरी तरीके से तो हुआ ही नहीं है, वो तो सबके सामने है। और अगर अगर ऐसा होता तो ये जो आंकड़े हैं वो आपके सामने ही ना रहते। और तो यही बोलेंगे कि शायद अब वो अभी भी जीतने के बाद 4 साल उनके पूरे होने के बाद वो अभी भी प्रयासरत ही चल रहे हैं। क्योंकि अगर इतने सारे उन्होंने डेवलपमेंट कराए होते तो इतने बड़े स्तर पे उत्तर प्रदेश में मौतें ना होती। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। यहाँ पे कुल मिला के प्राइवेट और सरकारी मिला के 6 कोविड अस्पताल हैं। सरकारी की मैं बात करूं तो एक सरकारी हॉस्पिटल में 9 और एक सरकारी हॉस्पिटल में 32 कोविड मरीज हैं। आपको आंकड़ों से, लेकिन मौतें बहुत ही स्तर पे, जहाँ पे हमारे जो पास में शमशान घाट है वहां जहाँ 5-6 लाशें जलती थी, आज वहां पे 100-150 लाशें जल रही हैं। लोगों की मौतें तो हो रही हैं, लेकिन कोविड अस्पताल में कितने लोग हैं? 9 से 32 लोग। जब बताया ना मैंने कि यहाँ पे लोगों को सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लोगों से बोला भी जा रहा है कि यहाँ पे सुविधा है, आइए आप लीजिए। मैं गांव क्षेत्र की बात कर रही हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, कि यहाँ पे सुविधाएं हैं लोगों को। यहाँ पे 6 कोविड हॉस्पिटल्स हैं, पर मरीज 9-32। बहुत ही अच्छी बात होगी कि 9 या 32 लोग ही कोरोना संक्रमित होंगे। लेकिन दूसरे जगह पे अगर शमशान घाट पे जाके देखे तो 100 लाशें, 150 लाशें जल रही हैं। तो उसका यही दिक्कत है कि लोग आ ही नहीं रहे हैं वहां पे, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं अपना। और इसके कारण से तो यही दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से लोगों को दे दिया जा रहा है, यहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्था भी है, लेकिन लोग या तो जा नहीं रहे हैं अपने डर के वजह से। गांव की बात करूं तो यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है, लेकिन लोगों का एक जागरूकता ना होने की वजह से जी वो खुद को एक खतरे में डाल रहे हैं। हाँ तेजस्विता, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप ग्रामीण पत्रकारिता से या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से, तो भारत के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था कि अगर आपको असली भारत देखना हो तो आप गाँवों में जाइए। तो आज जो है गाँवों की स्थिति बड़ी दयनीय है। तो आप एक पत्रकारिता की छात्रा होने के नाते अभी गाँवों को कौन से मुद्दों पर बेसिकली काम करना चाहिए, जो जो एक कॉन्सेप्ट लोगों ने ख्वाब देखा है एक डेवलप समाज में कि हाँ एक ग्लोबलाइज गांव हो सके, स्मार्ट गांव हो सके, तो हमें किन मुद्दों पर काम करना चाहिए जो हम गांवों को वास्तविक तौर पर विकसित कर सके?
सबसे पहले तो गांव को शहर होने से बचाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। हालांकि ये एक पॉजिटिव वे में ना कि एक इस स्तर पे नहीं बोल रही हूँ कि उन्हें ग्लोबल डेवलप ना होके गांव गांव डेवलप होके, लेकिन जो विकार शहरों में है, जो संक्रमण शहरों में है, उन्हें गांव में आने से बचाना चाहिए। अगर मैं कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लेती हूँ आयुष, तो सरकार ना एक कमी करती है कि शहर में भी जो कोरोना वायरस सॉरी वैक्सीनेशन का ड्राइव है और गांव में जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो सेम स्तर पे चला रही है। हालांकि शहर में बहुत ही ज्यादा स्तर पे है। अगर किसी घर में चीनी बहुत ज्यादा कम है और एक घर में है चीनी की हाँ आज का दिन तो चल जाएगा, तो आप चीनी पहले कहाँ देंगे जिस घर में कम ही सही है बात है। ना। तो सरकार दोनों जगह पे, जहाँ पे बहुत ही कम केसेस है गांव में और जहाँ पे बहुत ही ज्यादा केसेस है शहरों में, जहाँ पे अभी उन्हें बांधा नहीं जा सकता, सेम वे में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है। बल्कि गांव के मुकाबले शहर में उन्हें बहुत ही ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज रखना चाहिए। क्योंकि जो लोग गांव में भी जो कोरोना फैला है ना, वो कहाँ से फैला है? क्योंकि जो लोग पलायन होके चले गए थे शहरों में, वो वापस आए तो कोरोना को साथ में लेके आए। तो पहले शहरों को बांधने की जरूरत है। और रही बात कि गांव में कमी की बात, तो मैं देख ही रही हूँ कि गांव धीरे धीरे काफी डेवलप हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट, आप गांव कनेक्शन की बात कर रहे थे, गांव कनेक्शन के रिपोर्ट के बारे में, तो वो यही रिपोर्ट था एक नहर के बारे में, जहाँ पे सिल्ट की सफाइयां नहीं होती थी। बहुत पहले सिल्ट की सफाइयां होती थी और पानी जब मन करे तब पानी चलता है उस नहर में। तो अगल बगल के जो किसान हैं वो ग्रसित रहते हैं, या फिर वो अपने खुद के पैसे लगाते हैं जब उन्हें अपने खेतों में रोपनी करनी होती है या फिर कुछ पानी की आवश्यकता होती है उन्हें। तो ये है ना कि गांव में लोग आके, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना मुद्दा तो रखती नहीं, वो देखती ही नहीं है कि गांव में किस चीज की कमी है, किस चीज की नहीं कमी है। इसलिए गांव हमेशा अक्सर ही पीछे छूट जाता है। मैं इस नहर का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, तो अगर यही नहर किसी बड़े शहर में रहता, किसी दिल्ली में रहता या फिर अ, ऐसे क्षेत्र में रहता जो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव एरिया है, तो शायद उस नहर का यह हालत नहीं होता जो ये है। जी। तो पानी की कमी, और गांव में आप अक्सर देखेंगे कि यहाँ पे जो जलाशय हैं गांव के, आज वो बहुत ही गंदी तरीके से पोल्यूटेड हो गए। वहां पे इनकी सफाइयां तो अब होती ही नहीं है। और यही बात, तो इसकी वजह से ना हम देख सकते हैं कि जो मछुआरे होते थे उनकी जीवनी उस पर निर्भर रहती थी। तो जिस जलाशयों में एक हरी पत्ती या फिर वो एक पॉल्यूटेड हो चुका है, हरा पानी आ चुका है, उसमें आप मछली भी नहीं, मछली सेवन भी नहीं कर सकते, जिससे उनके जीवन पे भी असर पड़ता है, मछुआरों के जीवन पे भी, और एक पर्टिकुलर गांव के भी जीवन पे असर पड़ता है। और यहाँ पे लोग, लिटरेसी रेट तो हमारे देश की बढ़ती ही जा रही है, गांव में भी लोग प्रशिक्षित होते जा रहे जी। हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो जितना ही प्रशिक्षित होते जा रहे हैं अपने गांव को और पॉल्यूटेड क्यों करते जा रहे हैं। तेजस्विता, चूंकि हम लोग जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, समय की बंदिशें भी हैं, हम लोग को बात भी एक सीमित दायरे में रखनी है। तो एक सवाल आपसे, चूंकि पत्रकारिता के छात्र बहुत सारे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं पत्रकारिता, लेकिन असल मायने में वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा दौर है, ऐसे लोगों को देख के या पत्रकारिता की ऐसी साख देख के कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। तो आपको किन अनुभवों को लगता है कि हम लोगों के बीच साझा करें, जिससे जो मौजूदा पत्रकारिता की आने वाली पीढ़ी है वो और बेहतर हो सके और समाज को एक बेहतर रास्ता दिखा सके अपने काम को? आयुष, जैसा आपने बोला कि जो आने वाली पीढ़ी है, शायद हम भी उसी आने वाली पीढ़ी में ही है। हमने अभी बस शुरुआत की है, समझना शुरू किया है, और जितना अब समझ सके हैं इस समय की पत्रकारिता को, उत्साह नहीं बढ़ा पाते हम खुद का कि हाँ हमें भी करना है। क्योंकि आजकल की जो पत्रकारिता देखी जा रही है ना बड़े स्तर पे, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत ही बेहतरीन होता है वो बड़े स्तर पे होता है,
लेकिन पत्रकारिता में ये हाल है कि जो बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पे है वो बेहतरीन है ही नहीं। उसको हम आइडियलाइज ही नहीं कर सकते कि हाँ हम इस इंसान से सीखेंगे। तो एक मैंने बहुत ही शुरुआत में टर्म यूज किया था येलो जर्नलिज्म, पीत पत्रकारिता, तो उसका इस समय बहुत ही ज्यादा चलन। ऐसा हमें देखने को लगता है कि अगर आप अपने न्यूज में, अपने खबर में कुछ मसाला नहीं डालेंगे तो सामने वाला आपका खबर पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं। जी। तो एक जो इंफॉर्मेशन है ना, कि एक पत्रकारिता को रखना है सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए, और जब जरूरत हो लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए, वो फिर से मेंटेन करने की जरूरत है। तो यही आपका संदेश में भी जो आने वाली पीढ़ी है उसके नाम हो सकता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी। तो तेजुस्ता, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बेहतर समय दिया हमें बातचीत करने के लिए। और हमारी टीम की ओर से आपको बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि आपने एक बेहतरीन, एक सकारात्मक बातचीत लोगों के बीच रखी, मौजूदा परिस्थितियों पे, पत्रकारिता पे और तमाम सारे उन मुद्दों पे जिन पे आज खुल के बात होनी चाहिए। तो बहुत धन्यवाद आपको हमारी तरफ से। थैंक यू आयुष, थैंक यू इस पोर्टल पे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।